नमस्कार। आज हमारे बीच में खास 3 मेहमान हैं और मैं मेहमान इनको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये समाज के लिए काम करने वाले वैसे युवा साथी हैं जो लगातार इस जब कोरोना काल में सारे लोग अपने घरों में कैद थे, ये तीनों उन लोगों की सेवा में जुटे थे जो कहीं न कहीं इस संकट काल में बहुत प्रभावित हो रहे थे और जिन्हें बहुत दिक्कतें हो रही थी, परेशानियाँ हो रही थी, लेकिन उन्होंने घरों में कैद होकर रहना पसंद नहीं किया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों की मदद की जाए। हम आज हमारे साथ जो तीनों मेहमान हैं वो आप रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन से जुड़े हैं और रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन पिछले 5 सालों से कार्य कर रही है। हमारे बीच में 3 जो गेस्ट हैं उसमें मैं पहला इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ चांदनी। चांदनी स्वागत है। चांदनी ने जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है वो एलएसआर से की है, लेडी श्री राम कॉलेज जो दिल्ली का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है और बाद में आपने इंग्लैंड से मास्टर्स की पढ़ाई की है जर्नलिज्म में और काफ़ी समय से युवाओं के मुद्दों को लेकर आप काम कर रही हैं और रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन की फाउंडर है। स्वागत है चांदनी आपका। थैंक यू। हमारे बीच में प्रियम है और प्रियम जो है आपने एमबीए की पढ़ाई की है और कानपुर में रहते हैं और रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन के जो कानपुर देहात के कोऑर्डिनेटर के नाते आप काम कर रहे हैं। प्रियम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की बातचीत में। हमारे साथ बातचीत में राहुल जी हैं और राहुल खत्री, आप दिल्ली में रहते हैं और रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन का जो पूरा एक्टिविटी है उसको आप हेड करते हैं और उसके अलावा आप बाय प्रोफेशन शेफ है और निश्चित तौर से आप केवल अच्छा जो खाना है उसके बारे में ही नहीं केवल अपनी राय रखती बल्कि लोगों की सेवा का भी आपने बहुत जज्बा है और रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन के जरिए लगातार आप लोगों के सेवा में जुटे हैं। राहुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। चांदनी, मेरा सवाल होगा कि रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन क्या काम कर रही है इस कोरोना काल में और आप क्यों काम कर रही है, क्या काम कर रही है और क्यों काम कर रही है, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी, तो कोरोना जैसे ही शुरू हुआ था, जब पहली पहली खबरें आनी शुरू हुई थी कि लॉकडाउन जैसा कुछ होने वाला है, तो सबसे पहले जो हम में से उठ के जिसने डिसाइड किया था कि क्योंकि उस टाइम बहुत कंसर्न्स थे सेफ्टी को लेके कि कोई घर से बाहर ना निकले, सब अपने एंड बहुत लाजिम है कि अपने अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। तो सबको यही था कि हम कैसे बचें, अपने परिवार को कैसे सेफ रखें। बट प्रियम पहला इंसान था जिन्होंने ये बोला कि लॉकडाउन शुरू होते ही जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं या जो डेली वेज लेबर्स हैं उन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, तो उनके लिए हम कुछ स्टार्ट करते हैं। अब वैसे कोई एक्टिविटी होती है तो सारे वॉलंटियर्स हमारे एकदम से आ जाते हैं। उस टाइम सब थोड़ा डर गए कि घर से बाहर कैसे निकलेंगे, क्या होगा। तो प्रियम ने सोचा और कोई करे ना करे, मैं जरूर करूंगा। और इन्होंने कानपुर में अपने कुछ पड़ोसी पकड़े, आसपास के जितने इनके परिवार काफी बड़ा है तो सब भाइयों को पकड़ा एंड घर में ही सब लेडीज जो हैं सबने घर में जो कुछ अनाज था, क्योंकि आप खुद जानते कि लॉकडाउन में कैसा एक थोड़ी कमी पड़ रही थी, बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा था, फिर भी घर में जितना भी था रोज डेली प्रतिदिन इन्होंने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया। फिर क्योंकि प्रियम ने स्टार्ट किया एंड डेली कर रहे थे तो हमारी दिल्ली की टीम भी थोड़ी प्रेरित हुई, थोड़ा जोश आया सब में एंड फिर दिल्ली में हमने खाना बनाना स्टार्ट किया। राहुल जो शेफ है हमारे, इन्होंने रोज अपना पूरा किचन इन्होंने कन्वर्ट कर लिया इसी के लिए। तो राहुल और उनके भाई डेली अपना किचन में जितना बना सकते थे होम कुक्ड मील्स बना के सर्व करते रहे। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे राशन बांटना स्टार्ट किया। कई हमको कॉल्स आते थे जो दिव्यांग लोग हैं या उनके केयर टेकर्स हैं, तो उन लोगों के लिए दवाइयाँ पहुंचाने का काम भी हमने किया है। तो अब तक लगभग 4000 से ज्यादा बेनिफिशरीज को हम मदद पहुंचा चुके हैं। ये फिगर मिला के है जिनको हमने खाना बांटा है, लंगर बांटा है या राशन बांटा है या दवाइयाँ बांटी हैं, सब मिला के 4 शहरों में हमारे 4000 से ज्यादा लोग हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा दिल्ली और कानपुर में ही है। अभी जो इस पूरे संकट काल में रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन कहाँ-कहाँ लोगों की मदद कर रही थी? जी, तो जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा कानपुर एंड दिल्ली में मेजॉरिटी हमारा एक्टिविटी रहा है। उसके अलावा कहीं-कहीं जहाँ से हमको मदद के लिए मैसेजेस आए, लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, तो उन शहरों में से हमने सिलीगुड़ी में जो टी प्लांटेशन वर्कर्स हैं हमारे, उनके लिए हमने राशन पहुँचाने का एक प्रयास किया। और दूसरा हमने नागपुर में कई फैमिलीज़ हैं कुछ, उनको हमने राशन पहुँचाया। तो
मेरा एक सवाल राहुल जी से होगा कि जी आप सर। लोगों को जैसे इस पूरे संकट काल में जो सबसे ज्यादा एक समस्या हो रही थी कि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि किनको जरूरत है। लोगों के पास उनको भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो किसको कांटेक्ट करें, क्योंकि एक बहुत ही केओस जैसी स्थिति थी इनिशियल डेज में। तो आप आइडेंटिफाई कैसे लोगों को कर रहे थे कि कौन बहुत नीडी है या किन तक हम कैसे मदद करेंगे, और साथ ही साथ में वॉलंटियर्स आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि चूंकि सबको लॉकडाउन में घरों में रहना था, तो आप ये आइडेंटिफिकेशन का काम कैसे कर रहे थे और उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे थे? जी सर, इसमें थोड़ा बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े थे हमें, लेकिन उसके लिए हम क्या करते थे, हम जिस जो भी हमारे पास कांटेक्ट करता था, हम उससे उसको वेरीफाई करते थे, उससे चेक करते थे, और कोशिश करके उससे हम उसका आधार कार्ड की डिटेल्स मांगते थे, जिससे पता लगता था कि वो बंदा कहाँ रहता है और किस एरिया में रहता है और उसके कितनी क्या क्या नीड है। और उसके बाद हम उसको, जब हम राशन देते थे, राशन देने से पहले हमारी टीम उसको कॉल करती थी। कॉल करने के बाद हम उससे वेरीफाई करते थे कि किसी और ने उसे हेल्प के लिए ऑफर करा, क्या किसी ने उसको राशन दिया। हम सारी डिटेल्स उससे क्लैरिफाई करते थे और खुद जाके राशन देकर आते थे। तो जब भी हम राशन देते थे, हम उनको देखते थे कि वो कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं वो। तो ऐसे हम वेरीफाई करते थे। और ज, जब भी मैंने राशन दिया और मैंने ये देखा कि वो लोग जिनको हमने राशन दिया वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में थे और वो एक्चुअली नीडी थे, और इसके साथ साथ हमने राशन उन लोगों को भी पहुंचाया जिनको हमारे को ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट करा, जो हायर अथॉरिटीज के थे और जो काफी सीनियर थे। तो उन्होंने भी हमारे को काफी सारे लीड्स प्रोवाइड करे थे जिनको राशन की नीड थी। तो इस तरह से हमने लोगों को वेरीफाई करा और फिर उसके बाद हमने उनको राशन पहुंचाया। और जो बिल्कुल। वॉलंटियर्स थे, जी वॉलंटियर सर, मेरा एक ब्रदर है, मेरा ब्रदर मेरे साथ वॉलंटियर करता था साथ में। और यहीं मेरे नेबरहुड में एक और मेरा एक फ्रेंड है, नेबरहुड में ही, वो भी हमारे साथ चलता था सर। इफ जब भी जरूरत पड़ती थी वो हमारे साथ चलता था। तो वॉलंटियर्स मेरे जो आसपास नेबरहुड में है उसमें से होता था, या मेरा ब्रदर होता था साथ में। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग है चीज़ है कि केवल राहुल ही नहीं बल्कि राहुल का परिवार भी लोगों की सेवा में जुटा हुआ था। मेरे तरफ से आपके जो ब्रदर हैं उनको एक तरह से साधुवाद कि आपने इस सेवा कार्य को एक अपना समझकर लोगों के लिए आगे आए और आपने उन लोगों की मदद की जो सच में बहुत ज्यादा नीडी थे। थैंक यू सो मच। चांदनी जो ये पूरा काम कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, मैं चाहूंगा कि बहुत आसान नहीं है। आप बता रहे थे कि 4,000 से ज्यादा लोगों को हमने सपोर्ट किया, तो वो आसान नहीं रहा होगा, तो उस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? जी। तो सबसे पहला तो कंसर्न सबका जो वॉलंटियर्स उनकी फैमिलीज का था कि अपने वॉलंटियर्स की सेफ्टी कैसे हम इंश्योर कर रहे हैं। तो उसके लिए राहुल ने भी काफी हमने एक रेगुलेटरी सर्कुलर जारी किया सबने वॉलंटियर्स को कि उनको किसी ड्राइव पे जाने से पहले क्या करना है, ड्राइव से आने के बाद क्या करना है। तो अपनी सेफ्टी इंश्योर करना, अपने जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो डोनेशन जिनको हम देने जाते हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना, सबसे पहला कंसर्न तो ये था। फिर था कई ऐसे एरियाज थे जिनमें हम दे ही नहीं पा रहे थे, जहां तक हमारे वॉलंटियर्स के पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे एरियाज के लिए हमने फिर ऑनलाइन डायरेक्ट डिलीवरी का एक सिस्टम तैयार किया, जो कि कई डोनर्स के लिए भी ज्यादा बेहतर साबित हुआ, क्योंकि अभी भी कई डोनर्स को थोड़ा ट्रस्ट एक लैक रहता है कि कैश शायद एनजीओ को देना वो प्रेफर नहीं करते। तो ऐसे ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गया कि हमारे डोनर्स को भी लगा कि वो डायरेक्टली बेनिफिशरीज को घर पे उनका पहुंचा रहे हैं, खाना राशन पहुंचा रहे हैं। एंड जहां तक हमारे लिए पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, रेड जोन थे या कंटेनमेंट जोन थे, वहां पर डिलीवरी वालों के लिए जाना आसान था। तो फिर डायरेक्टली कोई भी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर हो, वहां से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने डायरेक्टली ऑर्डर पहुंचाया विदाउट द इंटरवेंशन, मतलब हमारे वॉलंटियर्स को उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये काफी एक इजी सिस्टम हमने इस दौरान अपना एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया, जिससे काफी लोगों को फायदा पहुंचा। सॉरी, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी। प्रियम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कानपुर में आप काम कर रहे थे, दिल्ली में तो थोड़ा सा एक सुविधा है कि लोग भी थोड़ा सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, कानपुर में भी होंगे, लेकिन
कानपुर देहात में आप काम कर रहे हैं, वहां पे लोगों की सेवा में जुटे थे, आपको क्या व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही थी और किस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे थे? आप थोड़ा विस्तार से मुझे बताइए। सर जैसे कि 22 मार्च को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को, लॉकडाउन को एक जब आगे की अवधि की दी रही थी, तो सबसे पहला डर तो ये आ रहा था कि जो कानपुर है वो लेबर्स के लिए और एक एज अ लेदर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है। तो कानपुर देहात में कुछ एरिया बहुत सारे लेबर्स जो हैं वहाँ पे रहते थे। तो पहले तो दिमाग में ये रहा था कि जब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको कैसे पहुंचेंगे, कैसे रीच करेंगे, क्योंकि उनकी रीच बहुत बहुत डिफिकल्ट होती थी कि वहां तक पहुंच पाना। तो लोकल पुलिस और हमारे कुछ वॉलंटियर्स, हमारा परिवार 3-4 लोग मिल के, जैसे कि मेरी सिस्टर है, उन्होंने किचन संभाला, और मैंने कानपुर देहात को लेके अपने कुछ फ्रेंड्स और कॉलोनी के जितने भी 4-5 लोग मिल के उन तक पहुंच के सारे पैकेज फूड्स के लिए धीरे धीरे करके उन तक पहुंचे। इसी दरमियान हमने कानपुर नगर पालिका में एक टीम में एक उनसे मुलाकात हुई, जिनके अंतर्गत हमें शेल्टर हाउसेस को कैच करने का मौका मिला। तो शेल्टर हाउसेस में क्या होता है कि वहाँ पे जैसे काफी सारे लोग धीरे धीरे चलना चालू, कानपुर देहात के आसपास के कुछ गाँव के लोग जो दूर दराज रहते हैं वहाँ पे आ गए थे, उनको वहां तक हम खाना पहुंचाते शेल्टर हाउसेस को कैच करके। तो धीरे धीरे करके हमने पहले नगर निगम से बात करी, नगर निगम से बात करके लोकल पुलिस वालों के थ्रू बात करी और उन तक खाना पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा आप कानपुर में, जैसे अभी तो एक संकट काल का समय है और इस दौरान को, लेकिन उसके अलावा भी मुझे जानकारी है कि प्रियम कानपुर में बहुत और भी कई सारी गतिविधियां रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन के जरिए करते हैं, तो क्या आप उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? जी सर, कानपुर में सर हम लोगों ने काफी साल पहले, दो साल पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट स्वाभिमान, जिसके अच्छा। अंतर्गत कानपुर देहात में एक ओरियारा गांव करके है। उस गांव में हमने सबसे जब शुरुआत की थी तो धीरे धीरे करके हमने वहाँ पे एक ग्रामीण संसद का आयोजन किया था, जिसके अंतर्गत हमने जितने भी लोकल वहाँ के प्रधान हैं, वहाँ के जितने ऑफिसर्स हैं, उनको बुला के हमने अपनी संस्था के बारे में बताया था और उनको इस सारी चीजों के बारे में अवगत कराया था। और वहाँ पे कुछ लेडीजों को, जैसे वहाँ पे रोजगार की बहुत कमी थी, तो वहाँ पे हमने झोला बनाने का काम किया। झोले जैसे अब वेस्ट मटेरियल टेलर्स से मिलता है, वहाँ पे हम उनसे झोले बनवाते थे, जिनके लिए हम उनको पे करते थे। झोला बनाने के साथ साथ हमने प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का भी काम चालू किया, जिससे हम इयररिंग्स का काम बनाना चालू किया, जिससे ताकि उनकी रोजगार बन सके, वहाँ पे गाँव में धीरे धीरे करके हम पहुंच सके और उनकी समस्याओं से अवगत हो सके। अब अगर समस्याओं की बात करें, उनको रोजगार भी दिया। समस्याओं गांव में ये होता है कि गांव में जो सरकारी योजनाएं होती है और सरकारी क्या, रूरल और अर्बन का जो बीच में एक गैप होता है, उसको कम करने की कोशिश की हमने। जैसे सरकारी काफी सारी योजनाएं कि किस किस योजनाओं का सरकार जो लाभ दे रही है, क्या वो वहां तक पहुंच रहा है और माध्यम क्या है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमने एक, सरकार ने एक उज्ज्वला योजना करी थी। अब वहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे थे कि उनको पता नहीं था कि हमें कैसे एनरोल करना है, कैसे इसके अंतर्गत में हमें उस योजना का लाभ लेना है। तो धीरे धीरे करके उनको सारी बातों का अवगत कराना, मेनली उनको अवेयरनेस करना, अवेयरनेस के अंतर्गत सारी चीजों को बताना कि इन सब योजनाओं का आप कैसे लाभ ले सकते हैं। जी बढ़िया। काफी यूनिक, और खासकर प्रोजेक्ट स्वाभिमान तो बहुत ही यूनिक है इनिशिएटिव, और ग्रामीण संसद भी। चांदनी, ग्रामीण संसद खास करके कानपुर में जाकर शुरुआत करना, ये इसके पीछे की क्या सोच थी और क्यों इसकी शुरुआत किया? जी, तो जैसा कि आप जानते हैं, आप काफ़ी समय से यूथ पार्लियामेंट्स के आप खुद भी सदस्य रहे हैं। तो हमारे अर्बन शहरों में यूथ पार्लियामेंट का कल्चर काफ़ी टाइम से है। दिल्ली, मुंबई, पटना तक आ चुका है, कलकत्ता तक पहुंच चुका है। पर बहुत सारे यूथ पार्लियामेंट्स मैं 100 के करीब कर चुकी हूँ। तो ये करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जब सबसे पहले मैं कानपुर गई रेन ड्रॉप्स के एक एक्टिविटी के लिए, कानपुर देहात सबसे पहले मैं गई, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि सबसे ज्यादा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जानने की जरूरत, या
एक पॉलिटिकल डिबेट, नॉट जस्ट पॉलिटिकल डिबेट, डिबेट का ही एक सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे ग्रामीण बच्चों को। तो जिस गांव की बात प्रियम ने की, उरियारा, वहां पे जब मैं एक सरकारी स्कूल में गई तो मुझे ये पता चला कि वहां पे बच्चों ने माइक नहीं देखा आज तक। पढ़ाई के अलावा उनको एक्स्ट्रा करिकुलर में बस बच्चे खेल लेते हैं। स्कूल में उनको खेलने का टाइम मिलता है मिड डे मील के बाद, तो खेल लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी दिन आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी हो जाती है। तो डिबेटिंग जैसी चीज उनके लिए एक एलियन कॉन्सेप्ट था। और क्योंकि मैं खुद कर चुकी हूँ यूथ पार्लियामेंट, मुझे उसके लाभ पता है। मुझे पता है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी है, या बच्चों को बहुत सारी चीजें जो हमारी पॉलिटी है कंट्री की, जो लेजिस्लेशन होती है, सारी जो हमारी प्रणाली है, उसके बारे में बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रियम ने बताया कि हमारा मकसद ही है कि रूरल और अर्बन क्षेत्रों के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है उसको ब्रिज करना, उसको कम करना। तो उसके लिए हमको ये बहुत यूजफुल एक्टिविटी लगी कि बच्चे ना सिर्फ कॉन्फिडेंट होंगे, पर उनको पता भी लगेगा कि जो दिल्ली में पार्लियामेंट है वो क्या है। तो मुझे याद है कि जब वहाँ उस क्षेत्र के बिधनू के जो एमएलए हैं, सांगा जी, अभिषेक सिंह सांगा, तो उन्होंने आके ये बात बताई कि रेनड्रॉप्स फाउंडेशन जो है, क्योंकि वो उस गांव के जितने लोग हैं उनको दिल्ली तो लेके जा नहीं सकता पार्लियामेंट दिखाने, तो उनके लिए वो पार्लियामेंट ही उरियारा गांव में ले आया है। तो ये सुन के काफी अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। एंड जितने वहाँ हमने ग्राम सभा को भी पूरा बुलाया था, इनवाइट किया था देखने के लिए, तो उनके लिए भी बहुत फैसिनेटिंग चीज थी कि कैसे जो बच्चे हैं, कोई बीजेपी का सांसद बना है, कोई बीएसपी का सांसद बना है, कोई कांग्रेस का सांसद बना है। वहां पे खुद जो विधायक थे कह रहे थे हमने आज तक पार्लियामेंट नहीं देखा, तो हम भी आज पार्लियामेंट का दर्शन हमको करवा दिया गया है। तो ये काफी खुशी मिलती है जब ऐसी चीजों से, चाहे छोटी छोटी शुरुआतें हैं, बट हमारा मोटो ही है एवरी ड्रॉप काउंट्स, इसलिए हमने रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन नाम रखा है कि छोटे छोटे प्रयासों से एक दिन ये सब मिला के एक बड़ा चेंज हम कोशिश करें कि वो बड़े चेंज की ओर हम जल्द ही बढ़े। बिल्कुल, काफी, और ये छोटे छोटे प्रयास ही बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है सोसाइटी में। आपने जिन बच्चों को मौका दिया होगा ग्रामीण संसद के जरिए, निश्चित तौर से उसमें से कई सारे बच्चे हैं जिनकी बोलने की जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, शायद उसमें एक बदलाव देखने को मिल रहा होगा, उनके सोचने के तरीके में शायद वो इम्पैक्ट दिख रहा होगा। तो एक बहुत ही अच्छी एक प्रयास है, और इसको कंटिन्यू रखिए। राहुल, आप चूंकि जो रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन है उसकी पूरी जी ऑन ग्राउंड एक्टिविटी को आप हेड करते हैं, तो आप बताइए कि और क्या गतिविधियां करती है रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन, और फिलहाल आप किन मुद्दों को लेकर विशेषकर एक्टिव हैं दिल्ली और दिल्ली के बाहर? सर, फिलहाल अभी जैसे कि आपको पता है कि कोविड वाली सिचुएशन चल रही है, इसमें हमने कोविड में हमने कुक्ड मील्स प्रोवाइड करी हैं, राशन प्रोवाइड करा है, और ये सब। इसके अलावा हम लोग सर एक डिसेबिलिटी पे एक कैंपेन चला रहे हैं, जी ठीक है, दिल्ली में। जी। इसके अलावा हमने बहुत सारी डोनेशन ड्राइव्स पहले भी करी हैं, जैसे हम्म। और जो स्पेसिफिक हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि बताया कि प्रोजेक्ट स्वाभिमान है, ये हमारा एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है। ये हमारा जी रेगुलर चलता रहता है, और जो एक्टिविटीज हैं उसमें जैसे हमारा क्लोज डोनेशन ड्राइव है। क्लोज हम्म, डोनेशन ड्राइव के अलावा हम लोग फूड डोनेशन ड्राइव भी करते हैं, जी और गर्मियों में हम लोगों को जो पासरबाइज होते हैं उनको हम रोज वाटर भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हम्म, सारी छोटी छोटी चीजें जो जितना हम लोगों से पॉसिबल होता है, हम सारा सबको करने का मदद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी जो लोगों को मदद कर सकें। और इसके अलावा हम लोग ये सब रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जी। और 17th ऑफ दिसंबर को हमारा एनुअल डे होता है। हम्म, 17th ऑफ दिसंबर को रेनड्रॉप फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, तो तब हम्म, से हम लोग 17th ऑफ दिसंबर को फॉर श्योर एक ड्राइव करते हैं, जिसमें हम खाना जी। और कपड़े, ये सब अनप्रिविलेज्ड या जो आसपास हमारे एरिया में जो भी हम लोग को लगता है, हम उनको ये सब जरूर प्रोवाइड करवाते हैं। काफी एक्टिविटीज के बारे में बताया, और मैं चांदनी से जानना भी चाहूंगा कि आप कौन सी एक्टिविटी खास करके, जैसे अभी का जो पूरा संकट काल है तो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें हो रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि जहाँ पे हम स्वच्छता के बारे में एक थोड़ा ध्यान रखने की बातें हो रही है, बात ये भी हो रही है कि पहले जैसी लाइफ अब नहीं रह जाएगी, तो वैसे में कुछ चैलेंजेस देख रहे हैं, और क्या
जो आपके अप्रोच है काम करने का, उसमें क्या चेंजेस आप लाने की सोचेंगे? जी, तो जहाँ तक हमारी स्पेसिफिक बात है, वहाँ पे हम अपने, जैसे मैंने बताया कि हमने एक नोटिस जारी कर दिया है कि कोई भी वॉलंटियर जब किसी एरिया में जाते हैं तो उनको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं अपने लिए, डोनर्स के लिए, अगर एक्स्ट्रा मास्क कैरी करते हैं, अगर जो हमारे जिनको डोनेशन मिल रही है अगर उनके पास मास्क नहीं है तो उनको भी हम मास्क दे देते हैं। और जब हम जैसे जब लंगर बढ़ता है, जब ज़्यादा लोग आते हैं, तो उन एरियाज में, स्पेशली कानपुर में प्रियम ने स्टार्ट किया था कि हम पहले से ही ब्लॉक्स बना देते हैं लोगों के आने से पहले। उस जगह में हम चौक से ब्लॉक्स बना के रखते हैं 6-6 मीटर की दूरी पे, उसी में लोग खड़े रहते हैं। और ये बहुत गनीमत की बात है कि लोग मान भी जाते हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, कभी लाइन तोड़ने की कोशिश नहीं करते। तो आई थिंक ये एक लॉन्ग टर्म हमारा भी अप्रोच रहेगा। एंड जहाँ बात आती है हमारे बेनिफिशरीज की, तो डिसेबल्ड जो पर्सन से डिसेबिलिटी हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए हम हमेशा एडवोकेसी कैंपेन्स करते आए हैं। तो आई थिंक ये भी हम इसमें आगे काम करना चाहेंगे कि उनके लिए हम एक ज़्यादा बड़े चेंजेस तो ला नहीं सकते क्योंकि वो सरकार का काम है। हम क्या कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि अभी कोरोना से दिव्यांगजनों पर क्या असर पड़ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, कि हम, आप और मैं इतनी दूरी पर हम चले, पर जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनको ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, हम लोग टच नहीं कर सकते अगर हम जा रहे हैं, अवॉइड कर सकते हैं, बट जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड भाई बहन हैं जिनको वो पहचानते ही टच के थ्रू हैं या उनको जरूरत पड़ती है किसी की सहायता की, तो ऐसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग में कैसे अपना डे टू डे कम्यूट करेंगे, कैसे अपना जीवन बिताएंगे, इस पर भी सबको, संस्थाओं को, आम लोगों को, सरकारों को, सबको सोचने की जरूरत है। एंड इसके लिए हम सबको मिलकर एक ये अवेयरनेस इतनी ही क्रिएट करनी पड़ेगी कि हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे, कि अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांगजन है जो हमारी सहायता की जरूरत है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू ना हो जाए। तो एक ये भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा और इसके लिए भी जैसे मैंने बताया, सारे ही स्टेक होल्डर्स को सोचना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और खास करके सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग सही है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन का एक एक तरीका ना बन जाए, कि हमारे बिहेवियर पैटर्न में ना आ जाए। जैसे समाज में एक समय था कि छुआछूत था बहुत ज्यादा, हम किसी को जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो किसी एक जाति या एक धर्म का है तो वो हम उसे अनटचेबल टाइप का उसको फील कराते थे, या होता था भी। वो कहीं इस कोरोना के बाद वैसी स्थिति ना हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रियम, एक बड़ा पर्सनल सवाल है, आप रेन ड्रॉप्स फाउंडेशन से क्यों जुड़े, और आप क्यों बोलेंगे किसी को कि तुम जुड़ो, मतलब कोई क्यों जुड़ना चाहेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जब हम छोटे हुआ करते थे तो काफी सारे, जब दोस्तों के साथ निकलते थे और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाते थे तो देखते थे कि कानपुर में ही मैंने देखा है कि काफी सारे लोग मंदिरों के बाहर सैटरडे ट्यूसडे कुछ ना कुछ बांटते थे। तो जब हम छोटे थे, क्लास 10 पे हुए, तो आपस में 4-5 लोगों ने मिल के कुछ, जैसे पहले तो 10-10 15-15 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी, तो उससे कुछ इकट्ठा करके उसका एक शेयर बना लेते थे कि इसका आज हमें किसी ना किसी को कुछ ठंडा पिलाना है या किसी ना किसी गरीब में बांटना है। तो पहले ये सोचते थे। उस समय से लेके धीरे धीरे करके जब हमने की चीजें चालू करी, क्लास 12 में पहुंचे, ये चीज ले चुकी थी 10 से 12, 15 से 20, तो ये बढ़ते बढ़ते कानपुर में आज हम लोग को 30 लोग के बन चुका था। फिर 2015 में चांदनी जी से हमारी मुलाकात हुई थी, पर हमने अपनी सिस्टर से कहा था कि वो कानपुर में तो कोऑर्डिनेटर थी, मैं तो क्यों ना हम लोग इसको कानपुर देहात में भी लेके आए। तो कहीं ना कहीं से जो नीचे से जुड़ते जुड़ते ऊपर तक पहुंचे और रेंज हमारी बढ़ती गई, और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम जितने ज्यादा लोगों में पहुंच जाए। यही एक मोटिव था, धीरे धीरे करके इस चीज की शुरुआत हुई और आज हम इस चीज में पहुंचे हैं कि भारतवर्ष में रेमडॉक फाउंडेशन के काफी सारे एरिया को हमने कैप्चर किया हुआ है। तो आपके साथ अगर कोई वॉलंटियर जुड़ना चाहेगा, तो आप, मतलब वो उसका सवाल है कि हम क्यों जुड़े रेन ड्रॉप से, तो आपके क्या आंसर होंगे उसके लिए?
देखिए, सबसे पहले तो ये रहता है कि एक सब में एक ह्यूमैनिटी रहती है। अगर कोई वॉलंटियर हमें जुड़ना चाहता है, तो वो देखता है कि भाई दूसरे लोगों की सेवा सेवा भाव ही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है किसी भी संस्था के लिए, चाहे वो रेनड्रॉप फाउंडेशन हो, चाहे वो कोई और एनजीओ हो। सबसे बड़ा अगर किसी वॉलंटियर में सेवा भाव का वो है, तो उसके अंतर्गत सारे वॉलंटियर्स जुड़ना चाहते हैं। एक सेवा भाव अगर आप में है और आप चाहते हैं लोगों की सेवा करना, तो जी स्वागत है रेनड्रॉप्स में। जी राहुल, आने वाले जी सर। समय में जैसे अभी चांदनी जी से बात भी हो रही थी कि आने वाले समय के लिए कुछ कुछ चैलेंजेस भी होंगे। बीइंग जी पूरे ऑन ग्राउंड एक्टिविटी हेड, आप क्या प्लान करें, क्या सोच रहे हैं आने वाले समय में एक्टिविटी करने के लिए, और आपको कैसे वॉलंटियर? सर, प्लान सबसे पहले सर सबसे बेसिक स्टेप ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हमारे को काफी लंबे टाइम तक फॉलो करना है, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ अवॉइड करी जा सकती है सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू। और दूसरी बात ये, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के अलावा हमारा ये मोटिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हम जितना ज्यादा लोगों को हम पहुंचेंगे उतना ज्यादा हमें अच्छा लगेगा और हमें लगेगा कि हाँ, हमने अपने भाईजनों के लिए कुछ करा है। और ऐसा क्या करना सबसे चाहेंगे आगे? सर, हमारे लिए जो भी पॉसिबल होगा हम करते हैं। किसी को राशन चाहिए होता है, किसी को मेडिसिन चाहिए होता है, किसी को कपड़ा चाहिए, हम सबको जो चीज हमारे लिए पॉसिबल है हम सबको वो चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और जितनी ज्यादा मदद हो सकती है हम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक काम ही करते हैं, जहाँ पे जो मददगार जो लगता है मदद जिसको मदद की जरूरत है हम उसको मदद करते हैं। जी चांदनी, एक आखिरी सवाल कि अगर कोई रेनड्रॉप्स फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है, तो आप, जैसा कि मेरा पीएम से भी सवाल था कि उन्होंने बताया कि उनके एक सेवा भाव होना चाहिए, उसके अलावा आप क्या एक देखते हैं कि हाँ, ये इसमें खूबी होनी चाहिए, वही हमारा वॉलंटियर बन सकता है, और आने वाले समय में आप कौन कौन से काम करने की योजना बना रहे तो सबसे पहले तो हमारा ये एक टीम को, जब हमारा टीम बना था, सबसे पहली बात मैंने ये बताई थी कि हमको हमारे डोनर्स, जो हमारे बेनिफिशरीज हैं जिनको हम डोनेशन देने जा रहे हैं, उनको कभी भी अपने से नीचे नहीं समझना है। कि आप हीरो नहीं बन गए कि एक दिन आपने अपने पुराने कपड़े बांट दिए या आपने खाना बांट दिया या फॉर दैट मैटर नए कपड़े भी बांट दिए। कुछ भी बांटने से ना वो आपके मतलब ना वो लाचार है, ना वो बेबस है, और ना आप हीरो बन गए। आप एक बहुत बेसिक काम कर रहे हो जो ह्यूमैनिटी के नाम पे इंसान होने के नाते सबसे बेसिक धर्म है आपका। तो ये आप अपनी बेसिक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, कुछ आप कोई सुपरस्टार नहीं बन गए। तो ये थोड़ा आई थिंक कभी भी कोई हमसे जुड़ना चाहे तो ये हमेशा माने कि एम्पैथी इज ग्रेटर देन सिंपैथी। मतलब जब आप अपने आप को उनकी जगह रख के सोचें, उनपे सिंपथाइज ना करें, तो ये बहुत बड़ी बात है जो किसी को भी हमसे जुड़ने के लिए हमेशा सोचना चाहिए। आई थिंक ये हमको यूनिक भी बनाता है कि हमारे, आप अगर तस्वीरें देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए भी बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि हम कैसी तस्वीरें खींचते हैं। हमेशा हम डोनेशन के टाइम पहले परमिशन लेते हैं तस्वीर खींचने से पहले। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यूनिक अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके अलावा अभी जो सबसे रिसेंट कोविड के अलावा हम चीज करने वाले हैं, अभी 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। तो उसमें जैसे लॉकडाउन में खाने को सब एसेंशियल्स मानते हैं, पर सैनिटरी हाइजीन प्रोडक्ट्स को कोई एसेंशियल नहीं मानता। तो इसके लिए भी हम सैनिटरी पैड्स की एक काफी बड़ी डोनेशन ड्राइव करने वाले हैं। एंड डिसेबिलिटी राइट्स, डिसेबिलिटी अवेयरनेस पे हमारा कैंपेन, वो भी एक लॉन्ग टर्म अभी चलता रहेगा। बहुत एक उपयोगी जानकारी, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को जो कोई भी देखेंगे उनको इन दो ब्रॉड जो ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले दिनों में, उसमें सहयोगी बनने के लिए मैं उनसे अपील भी करूंगा कि आप साथ इस अभियान के साथी बनिए, और आप रेनड्रॉप्स फाउंडेशन के जरिए लोगों की सेवा करने के इस कार्य में सहभागी बनकर लोगों की सेवा कर सके, ऐसा मैं अपील भी करता हूँ। थैंक यू सो मच चांदनी। और मैं दो चीजों को लेकर आज की बात की, आप जिस तरीके से बिहार में जो बाढ़ राहत को लेकर आप लोगों ने काम किया और लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो बहुत ही यूनिक है। आप सब इसी तरीके से, इसी सेवा भाव से लोगों की सेवा करते रहें और हम सबको प्रेरित करते रहें। आज की बातचीत में आपने हिस्सा लिया,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच कि हम आप सबसे बातचीत कर पाए। धन्यवाद अभिषेक जी।